डियर स्टूडेंट्स, अब अपना सेकंड टॉपिक डीएनए की उपयोगिता मतलब डीएनए के क्या जैविक कार्य होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीएनए की उपयोगिता का मतलब डीएनए के कार्य क्या हैं, यानी उसके क्या उपयोगिता है अपनी लाइफ के अंदर। तो अपने को पता है डीएनए दो टाइप के वर्क करता है। एक तो डीएनए अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और सेकंड क्या करता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन का क्या करता है, वो संश्लेषण करता है। तो फर्स्ट आता है डीएनए का जो अनुवांशिक गुण होता है वो किस कारण होता है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो डीएनए का जो अनुवांशिक गुण होते हैं, अपने कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है गुणों का, वो तो किस कारण होता है, डीएनए के प्रतिकृति के कारण होता है। डीएनए का प्रतिकृति बोल सकते हैं इसे, डीएनए का द्विगुणन भी कह सकते हैं, या फिर डीएनए का इसे क्या बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। जिसे इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज किया जाता है, रेप्लिकेशन। और ज्यादातर डीएनए का रेप्लिकेशन वर्ड से क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि डीएनए के रेप्लिकरण से क्या तात्पर्य है, या डीएनए के द्विगुणन से क्या तात्पर्य है। कभी कभी पेपर अगर टफ बना दिया जाता है तब वो प्रतिकृति, पुनरावृत्ति ऐसे वर्ड को क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो डीएनए का जो अपने कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, गुणों का स्थानांतरण हो रहा है। यानी अपने देखते हैं कि किसी अगर पिता की आंखें ब्राउन है तो उसके सन की आंखें भी ब्राउन होती है। पिता की हाइट छोटी है तो उसके सन की भी आंखें क्या होती है, यानी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। तो ये सारे किसके कारण होते हैं, ये जेनेटिक जो गुण होते हैं वो किसके कारण होते हैं, डीएनए के कारण होते हैं। अपने को पता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, डीएनए अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। तो किस मेथड के द्वारा करते हैं, तो उस मेथड को अपने रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, डायरेक्ट अगर डीएनए का रेप्लिकेशन बोले तो डीएनए वर्ड से स्टार्ट कर देंगे, या फिर आपसे पूछ ले कि रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, तो रेप्लिकेशन की या फिर द्विगुणन की या फिर प्रतिकृति की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी अणु अपने समक्ष कोई दूसरे अणु का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, प्रतिकृति कह देते हैं। जैसे डीएनए के अणु का अपने ही समान दूसरे अणु का क्या करना, निर्माण करना, डीएनए का क्या कहलाता है, प्रतिकृति या फिर द्विगुणन या फिर रेप्लिकेशन कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया या डीएनए का ऐसा गुण जिसमें डीएनए अपने ही समान यानी समकक्ष दूसरे डीएनए अणु का क्या करता है, बनाता है या निर्माण करता है, उसे डीएनए का प्रतिकृति बोल देते हैं, या डीएनए का रेप्लिकेशन बोल देते हैं, या फिर डीएनए का द्विगुणन बोल देते हैं। ये तीनों ही वर्ड क्या है, डीएनए के लिए यूज किए जाते हैं। इस प्रतिकृति के कारण ही क्या होता है कि किसी पैतृक गुण होते हैं जो उसका स्थानांतरण किस में होता है, संतति में होता है, यानी उसके पुत्र में या उसकी पुत्री में उसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। किसी भी अपने डिसाइड कर देते हैं ना कि इस तुम्हारी आंखें तुम्हारे पिता के समान है, या तुम्हारी जो स्टाइल है फेस का वो किसके समान है, पिता के समान है या फिर अपनी माता के समान है। तुम्हारा जो नैन नक्शा है वो किस पर गया है, अपने भाई पर गया या अपनी माँ पर गया, अपने बोल देते हैं ना ऐसे शब्द। तो वो किसके कारण बोलते हैं, वो इसी के कारण बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए क्या कर देता है कि जैसे गुण उसके पिता के अंदर है, उसके माता के अंदर है, उन गुणों को क्या कर देता है, वो स्थानांतरित कर देता है। किसमें, उनकी संततियों में स्थानांतरित करता है। तो किसके कारण करता है, वो रेप्लिकेशन के कारण करता है, जिसे द्विगुणन कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें अपने को पता है कि डीएनए के समान ही क्या होगा, डीएनए का दूसरा अणु बनेगा। डीएनए के समान ही क्या होगा, डीएनए का दूसरा अणु बनेगा, तभी तो डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। और ये होगा कैसे, तो अपने को पता है कि डीएनए के जो इकाइयां हैं, अपनों ने डीएनए की संरचना देखी थी द्विकुंडली नुमा। उसमें क्या था, एडेनिन और ग्वानिन आपस में डबल बॉन्डेड थे, यानी दो हाइड्रोजन बनते एडेनिन ग्वानिन में, इनमें तीन थे। ऐसे बंधों द्वारा क्या रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। डीएनए की संरचना द्विकुंडली नुमा होती है, जिसके अंदर क्या रहते हैं, एडेनिन और थाइमिन आपस में यानी दो हाइड्रोजन बंध द्वारा, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। और दो जो पॉलीपेप्टाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, वो एक रस्से के समान यानी सर्पिलाकार आकृति में एक दूसरे के विपरीत क्रम में क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मैंने 3 दिखा दिया, मतलब एक दूसरे की पूरक होगी। मतलब पूरक का मतलब
कि एक अगर ऐसी चल रही है तो दूसरी इसकी अपोजिट चलेगी, दूसरी अपोजिट मतलब ऐसे चलेगी, क्योंकि ये तब जुड़ेगी तभी तो क्या होगा, एक रस्से का निर्माण होगा ना ऐसे करके। इसलिए अपने क्या बोल देते हैं कि डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है जो द्विकुंडलीनुमा होती है एक दूसरे के तो उसमें होता क्या है कि अब ये अपने को पता है कि डीएनए की संरचना है, यहाँ तक अपने को पता है यहाँ पर क्या है, शर्करा है, फिर क्या है, फास्फोरिक अम्ल है, फिर शर्करा है, फिर फास्फोरिक अम्ल है, शर्करा के साथ में क्षार जुड़ा हुआ है, और इधर भी क्या है, शर्करा है, फास्फोरिक अम्ल है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। आपस में कौन से, तो इसके क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अब प्रतिकृति में क्या होगा, रेप्लिकेशन में ये जो क्षारक के बीच में जो हाइड्रोजन बंध है ये धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, टूटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। अलग होकर क्या करने लगते हैं, दो नए प्रकार के टेम्पलेट का निर्माण करते हैं, यानी दो डीएनए की संरचना बन जाए इस प्रकार का क्या करते हैं, वो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एक अपने क्या चल रही है, डीएनए की संरचना चल रही है, ये डीएनए की क्या चल रही है, संरचना चल रही है, जिसके अंदर क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े। यहाँ तक क्या होने लग जाते हैं, ये क्षार बंध टूटने लग जाते हैं। क्षार के बीच में जो हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध टूट कर क्या करने लग जाते हैं, दो नए प्रकार के स्तंभों का निर्माण करने लग जाते हैं। एक ये रहा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ रहा। अब इन स्तंभों में क्या होता जाएगा कि ये हाइड्रोजन बंध यानी जो क्षार जुड़े हुए हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, उसकी क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होने लग जाएंगे, फिर ये क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा, क्षारक आपस में कौन से, हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या हो जाएंगे, जुड़ने लग जाएंगे। ये जुड़कर क्या कर लेंगे, दो किसके निर्माण कर लेंगे, डीएनए के अणु का निर्माण कर लेंगे। जहां पर यहाँ पर क्या था, सी है तो सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दिया मैंने, एटी है तो 2, इसके बीच में 2। इस प्रकार से दो किसका निर्माण कर लेंगे, डीएनए के अणु का निर्माण कर लेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएनए का एक अणु था, उस अणु का क्या होगा, उसके अणु में जो हाइड्रोजन बंध थे वो धीरे धीरे हाइड्रोजन बंध किसके बीच में थे, क्षार के बीच में थे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, खुलने लगेंगे, मतलब टूटने लगेंगे। टूटकर क्या होंगे, जिस प्रकार से क्या होगा डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है उस प्रकार से दो क्या कर लेंगे, स्तंभ का निर्माण कर लेंगे। स्तंभ का निर्माण करने के बाद में इनके अंदर क्या होते जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता जाएगा, मतलब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता जाएगा। और ये न्यूक्लिक अम्ल मिलकर क्या कर लेंगे, फिर डीएनए के दो अणु का निर्माण कर लेंगे। इसके अंदर एक तो अपनों ने देखा है कि ये क्रम हमेशा कौन सी दिशा में रहेगा, तो 5-3 की दिशा में रहेगा। 5-3 की दिशा में मतलब कि 5 चल रहा है 3, तो अब यहाँ से 5 चला है तो ये 5 इधर चल के कौन से 3 के साथ में, इधर 3 चला है तो इधर 3 कौन के साथ में हो जाएगा। अगर मैं ऐसे इसे तोड़ देता हूँ, यहाँ से इसको अलग कर देता हूँ और इसको अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पर कौन सा आएगा 5 और यहाँ पर कौन सा आएगा, मतलब ये एक ऐसी संरचना कह सकता हूँ ना, मैं एक ऐसी संरचना बोल सकता हूँ। यहाँ पर ये दूसरी संरचना हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, दो डीएनए अणु का निर्माण कर लेंगे। ये जो संरचना बनी है इसके अंदर जो 5 और ये 3 है, ये कौन सा अपने को पता है कि पुराना स्तंभ है, पुराना स्तंभ है, क्योंकि 5 यहाँ पर मैं 3 भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये 5 के साथ में ये कौन सा नया स्तंभ बना है, अपने को पता है ये नया स्तंभ बना है, क्योंकि 5 तो यहाँ पर था ही, ये कौन सा स्तंभ बन गया, अपना नया स्तंभ बन गया। फिर ये 3 वाला पुराना था, कहां पर था 3 वाला पुराना, तो इसके साथ में अपने को पता था एक 3 था, वो 3 यहाँ पर आ गया, वो क्या है, ये पुराना स्तंभ है, पुराना स्तंभ है। और ये 5 क्या है, तो ये 5 और ये 3 क्या है, नया स्तंभ है, सॉरी नया स्तंभ है, नया स्तंभ है। और ये 5 क्या है, तो ये 5 पुराना स्तंभ है, क्योंकि 5 वाला क्या था अपने को पता है, यहाँ पर ये 5 रहा, तो ये 5 कहीं ना कहीं तो शो होगा, तो ये 5 यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये पुराना स्तंभ हो गया। 5 के साथ में ये 3 था, तो ये 3 किसके साथ में शो हो गए, यहाँ पर शो हो गया, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया, पुराना। और ये नया स्तंभ कहाँ पर बन गया, 3 का दूसरा स्तंभ यहाँ पर बन गया, तो इसलिए इसे कौन सा स्तंभ बोल दिया, नया स्तंभ बोल दिया। ये स्तंभों के बारे में अपने को इतना नहीं ध्यान रखना कि कौन सा स्तंभ पुराना है, कौन सा स्तंभ नया है। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ये प्रतिकृति हुआ है, मतलब रेप्लिकेशन हुआ है, ये किस दिशा में हुआ है, 5-3 की दिशा में हुआ है। मतलब 5-3 की दिशा में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। 5-3 की दिशा में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। 5-3 की दिशा में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये नया स्तंभ बन रहा है और नया स्तंभ बन रहा है,
और नया स्तंभ कौन सी दिशा में मंड रहा है, तो 5-3 की दिशा में मंड रहा है। देखो 5 और 3 की दिशा में नया स्तंभ मंड रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं कि 5-3 की दिशा में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन में होता कुछ नहीं है कि डीएनए की जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी हुई थी वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है और दो नए प्रकार के डीएनए के स्तंभों का निर्माण करती है। इन डीएनए के दोनों स्तंभों में क्या होता जाता है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, अंत में डीएनए का निर्माण हो जाता है। जैसे ही कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के विभाजन में जो पुराना डीएनए था वो डीएनए क्या रह जाता है, उस कोशिका के अंदर संश्लेषित रह जाता है और जो नई कोशिका बनती है उस कोशिका में कौन सा जो नया डीएनए का अणु बना वो चला जाता है। इसलिए डीएनए की इस प्रक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, अर्ध संरक्षित यानी अर्ध संरक्षित विधि बोल देते हैं। यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षित होता है। अर्ध संरक्षित इसलिए होता है कि जो डीएनए का फर्स्ट अणु था जिससे अपने ने क्या किया, डीएनए के दो अणु बनाए। डीएनए के दो अणु बनाए तो इसका मतलब एक तो डीएनए क्या रहेगा, पुराना रहेगा, जैसे यहाँ पर ये रहा पुराना और ये रहा पुराना, ये तो क्या है डीएनए पुराना ही है। नया डीएनए बना है वो क्या हो जाएगा, नए कोशिका में चला जाएगा, नए कोशिका में चला जाएगा और पुराना डीएनए पुरानी कोशिका में क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। इसलिए एक डीएनए तो एक कोशिका में रह गया और नया डीएनए इसमें चला गया, दूसरी कोशिका में चला गया। एक डीएनए को अपने पास रख लिया, इस मतलब क्या कर लिया, उसे संरक्षित कर लिया। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, डीएनए की जो रेप्लिकेशन प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, अर्ध संरक्षित विधि होती है। ठीक है, तो यही डीएनए का क्या था, रेप्लिकेशन था, प्रतिकृति था, या फिर इसे क्या बोलते हैं, द्विगुणन बोलते हैं। डीएनए के अणु का अपने ही समक्ष दूसरे डीएनए के अणु का निर्माण करना क्या कहलाता है, डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। इस विधि द्वारा क्या होता है कि जो पैतृक के गुण होते हैं वो उसके संतति में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो जो डीएनए की इकाइयां होती है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जिस हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है वो हाइड्रोजन बंध धीरे धीरे इसमें क्या रहता है, टूटने लगता है, अलग होने लगता है और दो नए स्तंभों का निर्माण हो जाता है। इन दोनों स्तंभों में फिर क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने लग जाते हैं और दो डीएनए अणु का निर्माण हो जाता है। इन दोनों डीएनए में से जो पुराना डीएनए था वो पुरानी कोशिका में क्या रहता है, बचा रह जाता है और नई कोशिका में जो नया डीएनए बना वो क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, जिससे जो पैतृक गुण थे वो किस में चले जाते हैं, उसकी नई कोशिका में चले जाते हैं। इस प्रकार से गुणों का क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। क्योंकि एक डीएनए का अणु होता है वो उसकी नई पुरानी जो कोशिका थी उसके अंदर ही संरक्षित रहता है, मतलब उसको बचाए रखता है। इसलिए इसे कौन सी बोल देते हैं, डीएनए की अर्ध संरक्षण विधि भी बोल देते हैं। यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षित होता है। और ये किस दिशा में होता है, तो 5-3 दिशा में होता है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे आगे फ्यूचर के अंदर, तो इसलिए इन छोटी चीजों को भी क्या रखो, बार बार में रिपीट रखो, माइंड में रखो कि किस दिशा में होता है, अर्ध संरक्षण विधि क्यों कहते हैं, और ये डीएनए होता है किस प्रक्रिया द्वारा, यानी जो पैतृक गुण है वो किसमें स्थानांतरित होते हैं, यानी संतति में स्थानांतरित होते हैं। तो वहां पर ऑप्शन 4 एक प्रकार से दे देता है, डीएनए के रेप्लिकेशन से, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से, डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये सारे वर्ड डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए के रेप्लिकेशन देखेंगे तो उसमें तो क्या होता है, पैतृक संतति यानी संतति में क्या होता है, पैतृक के गुणन स्थानांतरित होते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो अब सेकंड टॉपिक अपना रहता है डीएनए का अनुलेखन बोल देते हैं जिसे, और डीएनए का अनुवादन बोल देते हैं। ये दो विधि रहती है। फिर अपना टॉपिक, अपना चैप्टर पूरा का पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। डीएनए का अनुलेखन किसे कहते हैं, डीएनए का अनुवादन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट आता है डीएनए का अनुलेखन। डीएनए का अनुलेखन, डीएनए का अनुलेखन, अनुलेखन को अपने क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। वो रेप्लिकेशन था, ये ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं या फिर डीएनए का अनुलेखन किसे कहते हैं,
तो इसमें क्या होते हैं, डीएनए अपने जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो किसे देता है, आरएनए को देता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए की वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए किसमें परिवर्तित होता है, एमआरएनए में परिवर्तित होता है। डीएनए का एमआरएनए में परिवर्तन होना या इसे क्या बोल देते हैं, या डीएनए का अपनी आनुवांशिक सूचना का मार्गदर्शन करवाना किसके द्वारा, एमआरएनए के द्वारा क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज है कि डीएनए ऐसे संदेश देता है किसको, एमआरएनए को, कि आप क्या करो, प्रोटीन का निर्माण करो। डीएनए का जो रेप्लिकेशन देखा था अपनों ने, तो वो तो क्या कर रहा था, जैविक गुणों को स्थानांतरित कर रहा था, मतलब पैतृक गुणों को संतति में स्थानांतरित कर रहा था। अब ये जो अनुलेखन पढ़ेंगे और अनुवादन पढ़ेंगे, ये डीएनए का क्या है, प्रोटीन निर्माण में इसकी भूमिका है। यानी प्रोटीन को संश्लेषण करने में, प्रोटीन के निर्माण में या प्रोटीन को नियंत्रण करने में किसकी भूमिका होती है, डीएनए की भूमिका होती है। कैसे होती है, तो डीएनए के अनुलेखन से किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए में वो ऐसे संदेश दे देता है कि वो क्या करे, प्रोटीन का निर्माण करे। तो ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए का एमआरएनए में परिवर्तन होना, या फिर डीएनए का अपनी जो आनुवांशिक सूचना है उसके द्वारा क्या करना, एमआरएनए द्वारा किसका निर्माण करवाना, प्रोटीन का निर्माण करवाना, या प्रोटीन क्या मार्गदर्शन करने के लिए सूचनाएं देना, क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें डीएनए किस में परिवर्तित होता है, एमआरएनए में परिवर्तित होता है, या फिर डीएनए अपनी आनुवांशिक सूचनाएं किसको, एमआरएनए को स्थानांतरित कर देता है और उसे क्या कहता है कि प्रोटीन का निर्माण करो। इसलिए तो एमआरएनए को अपने कौन सा आरएनए बोल देते हैं, संदेश वाहक आरएनए बोल देते हैं। कौन सा, संदेश वाहक आरएनए बोल देते हैं। मतलब ये किस संदेश का वहन कर रहा है, डीएनए ने जो संदेश भेजा है, कौन सा संदेश, आनुवांशिक सूचना का, मतलब कि तुम इस प्रकार से प्रोटीन का क्या करो, निर्माण करो। ये संदेश किसने दिया है, डीएनए ने दिया है। किसको दिया है, एमआरएनए को दिया है। इसलिए एमआरएनए को क्या बोल देते हैं, अपने संदेश वाहक आरएनए बोलता है। ये संदेश वाहक मतलब कि डीएनए द्वारा जो संदेश दिए गए हैं उन संदेश के अकॉर्डिंग क्या करें, प्रोटीन का निर्माण करें। उस प्रक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, अनुवादन बोल देते हैं। अनुवादन में क्या होगा, तो अनुवादन में बस सिंपल सा चीज ध्यान रखना अपने को, अनुवादन में क्या होगा, एमआरएनए द्वारा न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि डीएनए है क्या, न्यूक्लिक अम्ल ही है ना, न्यूक्लिक अम्ल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करना क्या कहलाता है, निर्माण करना अनुवादन कहलाता है, जिसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। इसे ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं और अनुवादन को ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। फिर से देखते हैं, डीएनए संदेश भेजेगा किसको, एमआरएनए को, या फिर ऐसे कह सकते हैं डीएनए किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए में। एमआरएनए में ऐसा संदेश रहेगा, ऐसा कोड रहेगा कि वो क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, एमआरएनए द्वारा किया जाएगा। और एमआरएनए बना किससे, डीएनए से बना है, मतलब डीएनए की सूचना लेकर एमआरएनए का निर्माण हुआ। अब ये एमआरएनए, क्योंकि डीएनए होता क्या है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये अब एमआरएनए क्या करेगा, इस न्यूक्लिक अम्ल द्वारा जो सूचना दी गई है उस सूचना के अनुसार क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। उस प्रक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, अनुवादन बोलेंगे। कैसे होता है, तो ये सारा प्रोसेस अपने एक ही
तो एक ही लाइन में कंसेप्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अगर ध्यान से देखते हैं तो। फॉर एग्जांपल के तौर पर अपने को पता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इकाइयां होती है। ये अपनों ने क्या कर लिया, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इकाइयां बना ली। यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, फिर ग्वानिन के साथ में क्या आता है, साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर थाइमिन, फिर ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर एडेनिन, ऐसे ऐसे क्या करता गया, चलता गया। फिर थाइमिन, फिर एडेनिन, सी, जी, टी, ए, सी, फिर जी, फिर टी। क्योंकि अपने को पता है डबल बॉन्डिंग दिखानी है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, फिर ट्रिपल बॉन्डिंग, फिर डबल बॉन्डिंग, फिर डबल, फिर 3। ये 3 क्या है, हाइड्रोजन बंध, अपने को ये पता है। ये अपना क्या था, डीएनए था। अब डीएनए के अनुलेखन में क्या होगा, अपने को क्या करना है, अनुलेखन करना है डीएनए का। अनुलेखन में होगा क्या कि डीएनए किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए में कंप्लीट कन्वर्ट होगा। मतलब डीएनए की ये दोनों न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी। कैसे, तो यहाँ पर अपनों ने लिख दिया ए, फिर टी की जगह अपने क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो यू लिख दिया। फिर उसके बाद में अपनी मर्जी से लिखते जाएंगे, जी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर सी लिख दिया। क्रम का ध्यान नहीं रखना, क्रम का ये नहीं है कि ए के बाद में यू लिखेंगे, सी लिखेंगे या फिर जी लिखेंगे। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर थाइमिन नहीं लिखेंगे, थाइमिन यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थाइमिन तो किस में होता है, डीएनए में होता है। इसलिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्रम लिखते जाएंगे डायरेक्ट। किनका, यानी जो आरएनए में 4 होते हैं, 4 कौन से, ए, जी, यू, सी, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ये क्या करते जाएंगे, अपने लिखते जाएंगे। फिर ए लिख दिया मैंने। फिर सेकंड, क्योंकि 2 श्रृंखला बनी है तो दोनों श्रृंखला में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर भी क्या करूंगा, सेम ए लिख दूंगा, यू, फिर जी, फिर सी, फिर टी, टी तो नहीं आएगा, यू आ गया, फिर सी आ गया, फिर सी लिख सकता हूँ, फिर जी लिख सकता हूँ। ये यहाँ पर यू लिख देता हूँ, यू और सी, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। ये मत देखना कि सर आपने सी के बाद में यू लिख दिया, फिर यू लिख दिया। कोई भी लिखा जा सकता है, शारक कोई भी यूज किया जा सकता है। कंटिन्यू 5 बार यू यू आ सकता है, कंटिन्यू 6 बार यू यू आ सकता है। ये तो अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ 4 होंगे। 4 कौन से होंगे, ए, जी, यू, सी होंगे। इनके अलावा कोई भी अलग नहीं होगा। मतलब थाइमिन यहाँ पर नहीं होगा। थाइमिन लिख देते हैं तो सारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि थाइमिन किसका होता है, डीएनए का होता है। अब ये अपनों ने क्या कर लिया, अनुवादन द्वारा एमआरएनए का निर्माण कर लिया, एमआरएनए का निर्माण कर लिया, एमआरएनए का निर्माण कर लिया। ये एमआरएनए का अपनों ने क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए अनुवादन के द्वारा किसका निर्माण करवाएगा, अनुवादन होगा। एमआरएनए का क्या होता है, अनुवादन होता है। डीएनए का एमआरएनए में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। और एमआरएनए द्वारा जो न्यूक्लिक अम्ल द्वारा भेजी गई सूचना, उस सूचना के अनुसार किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। अपने को पता है कि यहाँ पर है क्या, ये 3 प्रकार के मैंने क्या ले लिए, एक प्रकार से जो ये 3 प्रकार के क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का ही क्रम है ना, यहाँ पर क्या होगी, कोई क्षारक होगी, फिर फास्फोरिक अम्ल होगा, फिर क्षारक होगी, फिर फास्फोरिक अम्ल होगा, सॉरी यहाँ पर शर्करा होगी, फिर फास्फोरिक अम्ल होगा, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, फिर शर्करा, फिर फास्फोरिक अम्ल, फिर शर्करा। और शर्करा के साथ में कोई क्षारक जुड़ी है, कौन सी, यूरेसिल। फिर शर्करा के साथ में कौन सी क्षारक जुड़ी है, तो ये कौन सी क्षारक है, साइटोसिन है। फिर शर्करा के साथ में कौन सी क्षारक जुड़ी हुई है, यूरेसिल जुड़ी हुई है। ये 3 क्या जुड़ी हुई है, क्षारक जुड़ी हुई है। मतलब एक टाइप से कह सकता हूँ कि ये जो एक 3 प्रकार का युग्म लिया है मैंने, ये त्रिक लिया है, जो ये त्रिक है क्या, न्यूक्लियोटाइड का युग्म है। ये त्रिक है क्या, न्यूक्लियोटाइड के 3 युग्म है, न्यूक्लियोटाइड के 3 समूह हैं। त्रिक में न्यूक्लियोटाइड के 3 ही समूह है ना, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड की इकाई ये रही, दूसरी न्यूक्लियोटाइड की इकाई ये रही और तीसरी न्यूक्लियोटाइड की इकाई ये रही। ये 3 न्यूक्लियोटाइड के जो इकाई होंगी, यानी ये जो समूह होगा, उस समूह को अपने क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे। इसको यहाँ पर दिखा देता हूं मैं अच्छे से।
मतलब ये अपनों ने क्या किया है, CUC, 3 अपनों ने क्या ले लिया, न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम ले लिया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ UC लिखा हुआ तो सेम ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर कहोगे कि अलग अलग लिख दिया। UC फिर U लिखा हुआ है, ये 3 क्या हो गए, कोडोन हो गए। कोडोन का मतलब कि mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड के 3 इकाइयां हैं, mRNA में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूह हैं। जैसे यहाँ पर भी ये 3 समूह हो जाएंगे, यहाँ पर भी फिर एक दूसरा U लिख सकता हूँ, ये 3 समूह हो जाएंगे। ये 3 के क्या करेगा, समूह बनाएगा। इन समूह को अपने क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे। 3 के समूह को अपने क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये कोड देगा, ऐसा कोड देगा कि जिससे क्या होगा कि एक टाइप के अमीनो अम्ल का निर्माण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर AUG कोड होता है तो उसके लिए क्या होता है, मिथियोनिन होगा, मिथियोनिन होगा। ये क्या होता है अपने को पता है, अमीनो अम्ल होता है। उसी प्रकार से CUU होता है, उसके लिए ल्यूसिन होता है, ल्यूसिन होता है। उसी प्रकार से CCG होता है या फिर CCC होता है, उसके लिए क्या होता है, फेनिल होता है। क्या होता है, फेनिल होता है, फेनिल एनेलिन होता है, एनेलिन होता है। ये सारे क्या होते हैं, इनके कोड होते हैं। क्यों, अपने को पता है कि mRNA क्या कर रहा है, एक अनुवांशिक सूचना भेजेगा, किसके द्वारा, जो DNA द्वारा भेजेगी। उसी सूचना को क्या करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। उस सूचना के अनुसार यहाँ पर UU मतलब UCU है, एक टाइप का कोड हो गया। इसे क्या बोल देते हैं, अपने कोडोन बोल देते हैं। ये कोड किसी एक विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्लों का बताएगा कि इस अमीनो अम्ल क्या होगा, इसके अंदर जुड़ेगा। अब इसी के साथ में क्या रहता है, tRNA जुड़ा रहता है। अब मैंने बताया था ना कि इसके साथ में क्या जुड़े रहेगा, tRNA जुड़े रहेगा। वो tRNA क्या करेगा, इसके विपरीत कर देगा। U था, यहाँ पर क्या ले आएगा, C ले आएगा। फिर यहाँ पर क्या है, C है तो C की जगह U कर देगा। फिर C है, C की जगह क्या कर देगा, U है, उसकी जगह C कर देगा। मतलब चेंज कर देगा, पूरा अपोजिट कर देगा। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, एंटीकोडोन बोल देते हैं। tRNA द्वारा इसकी संरचना ऐसे मैं T बना देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, अब tRNA है, इसे क्या बोल दूंगा, tRNA, क्योंकि ये संरचना कैसी है, tRNA जैसी है। अब ये tRNA क्या कर रहा है, जो mRNA का जो तिरक था, यानी न्यूक्लियोटाइड के तिरक था, उसके विपरीत क्रम का ही क्या रखता है, खुद के क्षारक रखता है, खुद के क्षारक रखता है। ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी आपको बुक के अंदर कि tRNA क्या करता है, जो mRNA के अंदर जो क्षारक युग्म होता है, उन क्षारक युग्मों के विपरीत क्या करता है, क्षारक युग्म रखता है। जैसे U था तो U की जगह C रख लिया इसने, C था उसकी जगह U लिख लिया, U था उसकी जगह C लिख लिया, मतलब विपरीत क्रम में रखा है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, एंटीकोडोन बोल देते हैं। और अपने को पता है कि ये tRNA क्या करता है, अमीनो अम्लों को किस में भेजता है, mRNA में भेजता है। अब ये क्या करेगा, एक अमीनो अम्लों को भेजेगा, किसमें, mRNA में भेजेगा। फिर ये अमीनो अम्ल क्या करेंगे, rRNA द्वारा, किसके द्वारा, एक rRNA होगा, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, rRNA। rRNA द्वारा क्या होते जाएंगे, ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाएंगे। कौन से बंध से, तो ये पॉली यानी पेप्टाइड बंध से क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। कैसे जुड़ते जाएंगे, तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेलिन आ जाएगा, फिर ल्यूसिन आ जाएगा, फिर साइटोसिन आ जाएगा, ल्यूसिन के बाद में थाइमिन आ जाएगा, TH। इस प्रकार से क्या होता जाएगा, ये अमीनो अम्लों को जोड़ता जाएगा। और ये अमीनो अम्ल जैसे ही जुड़ जाएंगे तो अपने को पता है किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। बस ये अपने को प्रोसेस ध्यान में रखनी है, लिखना कुछ नहीं है, लिखना सिर्फ इतना सा है, आपको ये समझने में ध्यान रखना है। लिखना इतना है कि mRNA क्या करता है, जो DNA द्वारा भेजी गई सूचना है, उस सूचना के अनुसार कोड का निर्माण करता है। और ये कोड किस में स्थानांतरित करता है, इस कोड में क्या होते हैं, एक 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होती हैं। 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को जो क्षारक का क्रम होता है वो क्या रहता है, mRNA में रहता है। ये 3 प्रकार की जो क्षारकों का क्रम होता है mRNA में, उसके विपरीत क्रम की क्षारक किस में रहती है, tRNA में रहती है। tRNA क्या करता है, इन जो 3 प्रकार के विपरीत क्रम का जो कोड है, उस कोड को क्या करता है, कि अमीनो अम्लों का
यानी अमीनो अम्लों को डिसाइड करता है कि इस कोड का कौन सा अमीनो अम्ल होगा, उस अमीनो अम्ल को किस में भेजेगा, वो mRNA में भेज देगा। और mRNA के बाद में भेजने के बाद में ये mRNA से अमीनो अम्ल बनेगा और ये अमीनो अम्ल किस में जाएगा, rRNA में जाएगा। और ये rRNA क्या करेगा, इन अमीनो अम्लों को किससे, पॉलीपेप्टाइड यानी पेप्टाइड बंध से जोड़ेगा और जोड़कर किसका निर्माण कर देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। क्योंकि आपको बताया था मैंने इन तीनों का यूज। टीआरएनए करता क्या है, एक अमीनो अम्लों का निर्माण करता है। कैसे करता है, तो जो कोड होता है किसके अंदर, यानी mRNA का एक कोड होगा 3 क्रम का, वो 3 क्रम का कोड क्या करेगा, टीआरएनए में भेजेगा। और 3 क्रम का जो कोड होता है उसको वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा और चेंज करके दूसरा कोड बना लेगा और उस कोड के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि इस कोड पर कौन सा अमीनो अम्ल होगा। वो अमीनो अम्ल किस में सेंड कर देगा, mRNA में सेंड कर देगा और mRNA इस अमीनो अम्ल को किस में भेज देगा, rRNA में भेज देगा। ये rRNA क्या करेगा, उन अमीनो अम्लों को आपस में कौन से बंध से, पेप्टाइड बंध से जोड़ेगा और किसका निर्माण कर देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो ये प्रोटीन के निर्माण का मेथड था। आपसे छोटे छोटे वर्ड पूछता है कि कोडोन किसे कहते हैं या अनुवांशिक कोड किसे कहते हैं। तो अनुवांशिक कोड के अंदर जो mRNA होता है, mRNA में 3 न्यूक्लियोटाइडों का एक समूह होता है, उस समूह को क्या कहते हैं, अनुवांशिक कोड कहते हैं। क्योंकि इस समूह के आधार पर वो डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो अम्ल इस यानी प्रोटीन के निर्माण में भाग लेगा। जैसे AUG आपको बताया था, सबसे पहले जो अमीनो अम्ल बनता है वो कौन सा बनता है, AUG से बनता है। इस कोड को अपने क्या बोल देते हैं, प्रारंभिक कोडोन बोल देते हैं, प्रारंभिक कोडोन बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रारंभिक कोडोन है। प्रत्येक जब भी प्रोटीन का नाम बनना होता है या बनने की जो भी प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो फर्स्ट प्रकार का जो कोड आता है वो कोड यही आता है। और इससे कौन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, तो इससे जो टीआरएनए अमीनो अम्ल का निर्माण करता है उसे कौन सा अमीनो अम्ल बोलते हैं, मिथियोनिन बोलते हैं, मिथियोनिन बोलते हैं। मतलब मिथियोनिन जो अम्ल बनता है, अमीनो अम्ल बनता है, वो जो कोड भेजा जाता है वो प्रारंभिक कोड होता है। यानी जो mRNA द्वारा एक कोड तैयार किया गया उस कोड को अपने क्या बोल देते हैं, प्रारंभिक कोड बोल देते हैं। इस प्रारंभिक कोड को किससे डिनोट करते हैं, AUG से डिनोट करते हैं। और ये प्रारंभिक कोड किस प्रकार के अमीनो अम्लों को व्यक्त करता है, तो मिथियोनिन को व्यक्त करता है। यानी मिथियोनिन का बनना सबसे पहला अमीनो अम्ल किस में बनेगा, प्रोटीन के संश्लेषण में मिथियोनिन अम्ल बनेगा। पूछ लेता है कि प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है, तो प्रारंभिक कोडोन ये होता है, व्यक्त किसको करता है, मिथियोनिन को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से अंतिम कोडोन भी दे रखा है जिसे UUG बोलते हैं, UUG बोलते हैं, UUG बोलते हैं, जो किसको व्यक्त करता है, वेलिन को व्यक्त करता है, वेलिन को व्यक्त करता है, उसे अंतिम कोडोन बोल देते हैं। ये प्रोटीन के संश्लेषण का मेथड एक बार आप क्या कर लेना, नोटबुक से पढ़ लेना, इजी है और कुछ नहीं है इसमें। बस थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से ये टूटा है, प्रक्रिया का मेथड ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे ये चला है। यानी पहले अनुलेखन हुआ, अनुलेखन से क्या बना, mRNA बना, फिर mRNA से क्या बना, mRNA का अनुवादन हुआ। अनुवादन का मतलब वो जो सूचना DNA से भेजी गई थी उस सूचना का एक कोड के रूप में